अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इस्लामाबाद जो कभी निस्बतन महफूज शहर समझा जाता था, आज एक ऐसे साने पर सोगवार है जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद ने खातून को मुबैना तौर पर अगवा की कोशिश से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने वो जुर्रत दिखाई जिसकी मिसालें तारीख में लिखी जाती हैं। उनकी कुर्बानी हमें ये याद दिलाती है कि बहादुरी सिर्फ वर्दी का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानियत की हिफाजत का नाम है। लेकिन इस वाक़े ने कई तल्ख सवालात भी छोड़ दिए हैं। अगर दारुल हुकूमत की मसरूफ शारा पर एक मुसल्लह शख्स इस कदर बेखौफ हो सकता है कि वो एक शहरी को दिन दहाड़े निशाना बना दे, तो क्या मुजरिमों में कानून का खौफ कम हो चुका है? एक और अहम सवाल ये कि मुल्क में जराइम की असल तस्वीर क्या है। जब सरकारी सतह पर ताज़ा अदादो शुमार सामने बाकायदगी से नहीं आए तो अवाम कैसे जानेंगे कि जराइम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या अपनी नौयत बदल रहे हैं? पुलिस का मौक़िफ़ है कि जदीद टेक्नोलॉजी, निगरानी के निज़ाम और ऑपरेशंस के जरिए कारकर्दगी बेहतर हुई है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो फिर अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों बरकरार है? क्या मसला तफ्तीश का है, इस्तगासा का, सुस्त अदालती अमल का, या फिर सज़ा के निज़ाम में ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो मुजरिमों को दोबारा जुर्म करने का हौसला देती हैं? इस्लामाबाद पुलिस को 2025 में 71,482 जराइम की शिकायत हुई, मगर सिर्फ 25,324 FIRs दर्ज हो सकी। यूँ जराइम की एक बड़ी तादाद की तहकीकात ही नहीं हो सकी। 2026 के पहले 5 माह के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में 6 डकैतियों, 528 राजनी, 296 छीनने, 317 नकबजनी, 641 चोरी और 892 गाड़ी चोरी समेत 2,680 वारदातों में एक शहरी कत्ल और 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि शहरियों ने तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत की नकदी और कीमती सामान गंवाया। लाहौर पंजाब की सूबाई हुकूमत की तरजीहात का मरकज समझा जाता है। वहाँ के आदादोशुमार ही पुलिस की कारकर्दगी जांचने के लिए काफ़ी हैं। 2025 में कत्ल के 297, इक़दाम कत्ल के 611, डकैती के 42 और अगवा बराए तावान के 13 मुकदमात, राजनी की 3,640 और असलहे की जोर पर छीनने की 3,581 वारदातें, 10,071 मोटरसाइकिल, 190 कारों और दीगर चोरी की 82,747 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि रवा साल के पहले 4 माह में ही कत्ल के 137, इक़दाम कत्ल के 245 और अगवा बराए तावान के 6 मुकदमात, राजनी की 1,039 और असलहे के जोर पर छीनने की 726 वारदातें, 2,725 मोटरसाइकिल चोरी और 1,045 नकबजनी की वारदातों समेत चोरी की 38,254 वारदातें दर्ज हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं दिखाई देते, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई आदादो शुमार जारी नहीं किए। मालूमात तक आम आदमी की रसाई तो दूर की बात, पेशावर में ABN न्यूज के ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह साहब कोशिश के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पुलिस की कारकर्दगी के मुस्तरद आदादो शुमार हासिल नहीं कर सके। उधर सिंध में अमन अमान की सूरत हाल भी किसी तौर पर भी इत्मीनान बख्श नहीं नजर आती। सरकारी क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से 31 मई 2026 तक सूबे में कत्ल के 663, इक़दाम कत्ल के 1220, अगवा के 2,262 और अगवा बराए तावान के 28, रेप के 206 और इज्तिमाई ज़्यादती के 42 मुकदमात रिपोर्ट हुए। इसी अरसे में डकैती के 212, राजनी के 1,671, नकबजनी के 1,132, कार चोरी के 536, मोटरसाइकिल चोरी के 4,288 और मोटरसाइकिल छीनने के 1,727 मुकदमात दर्ज हुए। कराची की हुदूद में सिर्फ 5 माह के दौरान 99 कत्ल, 360 इक़दाम कत्ल, 1,476 अगवा के मुकदमात, 1,300 राजनी के वाक़यात, 486 कार चोरी और 3,705 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात दर्ज हुए। सबसे परेशान कुन बात यह है कि 5 माह के दौरान सिंध पुलिस पर हमलों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 1,705 के मुकाबले में इस साल सिंध पुलिस पर 2,414 हमले हुए। अगर खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे हमलों की जद में हो तो आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के दावे किस बुनियाद पर किए जा सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या वफाकी दारुल हुकूमत, जराइम की सूरत हाल पूरे मुल्क में एक ही जैसी नजर आती है। आदादो शुमार वाज़े तौर पर इस बयानिए को चैलेंज करते हैं कि जराइम पर काबू पा लिया गया है। ताहम IG इस्लामाबाद अपने ही गुज़िश्ता 6 माह का मौजूदा 6 माह से मवाजना करते हुए कहते हैं कि खतरनाक जराइम में 39% कमी हुई है। Just I'm talking about 6 months. If I compare these 6 months with the previous 6 months, सिर्फ आपके उसमें हीनियस क्राइम में हमारा जो कमी है that is 39.3%, जो सिर्फ हीनियस में है, और जो ओवरऑल है that is 61%.
हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इस्लामाबाद जनाब जमान मुगल साहब। जमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रिपोर्टर ABN न्यूज़ के कैसर इफ्तिखार साहब, जो हमें क्राइम रेट वहाँ के हवाले से इंसिडेंट्स कितने रिपोर्ट हो रहे हैं वो हमें बताएंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर थैंक यू। और सीनियर माहिर कानून एडवोकेट मियां दाऊद साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। दाऊद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। गुफ्तगू का आगाज़ जमान मुगल साहब आपसे करना चाहूँगी मैं, क्योंकि कल का जो इंसिडेंट है और हर इंसिडेंट के बाद फिर जो तमाम तर जो फोकस होता है, स्पॉटलाइट होता है, वो इस चीज़ पे आती है कि क्राइम रेट आया कि बढ़ रहा है कि नहीं, और या कम हो रहा है। इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन वफाकी दारुल हुकूमत में क्या है? स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग, दीगर थेफ्ट के जो अनासर हैं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? और जो आदादो शुमार हैं जिस पे सवाल सबसे बुनियादी ये वो होता है कि गुज़िश्ता 5-6 माह के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने जिक्र किया कल के वाक़े का, को ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जिसमें कैप्टन साहब ने जुर्रत का मुजाहरा किया और ख़ातून को वहाँ से बचाने की कोशिश की, और उसके बाद मोटरसाइकिल सवार जो है उसने पिस्टल से फायर किया, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद पुलिस ने उस पर बड़ा काम किया है। पुलिस की 11 टीमें बनी थी, उन 11 टीमों ने अपनी अपनी जगह पे काम किया। फिर मुलज़म यहाँ से फायर करने के बाद फ़रार भी हुआ, मोटरसाइकिल पे आगे भी गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल गौरी टाउन जाके खड़ी की और मोबाइल अपने किसी दोस्त के पास दिया। और उसके बाद उसने बस स्टैंड पे जाके बाकायदा तौर पे टिकट लेके वहाँ से लाहौर जाने का भी चकमा दिया। फिर रास्ते से वापस मुड़ा, और जब वापस मुड़ा तो एक रेडी बान से फ़ोन लेके उसने बाकायदा तौर पे इतला दी कि मैं अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। और जब वो सामान लेने के लिए आता है तो पुलिस आगे खड़ी होती है, उसको पकड़ लेती है। और इसके ऊपर पुलिस की बड़ी एफर्ट्स हैं। और दूसरी जानब जो आपने जिक्र किया कि जब कोई वाक़या हो जाता है और उसके बाद अदादो शुमार जो हैं क्राइम के, उनको सामने नहीं लाया जाता, तो ये सुबह इत्तेफाक के IG साहब ताहिर आलम साहब भी चूँकि IG साहब रह चुके हैं और मैं इनके दौर में भी बीट रिपोर्टिंग करता था, और गुज़श्ता कोई 22 साल से मैं बीट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ क्राइम के हवाले से। तो इस्लामाबाद पुलिस का ये एक जो है वो फिनामिना रहा है कि कोई भी दौर हो तो उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि क्राइम जो है वो नीचे आ रहा है, क्राइम नीचे आ रहा है। कभी भी किसी ने जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि क्राइम की शरह जो है वो बढ़ी है। और गुज़श्ता 1.5 साल से तो ये हालत है कि वो जो क्राइम का डाटा था उसको ही बंद कर दिया गया है। इवन जर्नलिस्ट ने उस पर एहतजाज भी किया कि तो गुज़श्ता 1.5 साल से हमारे पास ऑफिशियल नंबर्स नहीं है। ऑफिशियल नंबर्स नहीं है। वो शाम को एक डाटा जो है वो जारी किया जाता है जिसमें कोई डिटेल नहीं होती, और उसमें हमेशा ये लिखा होता है कि उसको पिछले साल की निस्बत जो है कंपैरिजन करके बताया जाता है कि ये पिछले साल से इस डेट को आज कम डाटा हो गया। कैसर इफ्तिखार साहब, लाहौर की स्पेसिफिकली बात की जाए, मुझे क्विकली बताइएगा क्राइम रेट की क्या सूरत हाल है? बढ़ा है, कम हुआ है? और ऑफिशियल नंबर्स जहां पर हम इस्लामाबाद के हवाले से देख रहे हैं कि 1.5 साल से ऑफिशियल नंबर्स कंपाइल्ड नहीं है, लाहौर में भी ऐसा ही है? ऑफिशियल नंबर्स की तो जैसे हमारे जो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं जमान साहब, उन्होंने बताया कि इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 years दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी डाटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट। उसी तरह आज भी अगर हमने डाटा कलेक्ट किया है तो अपनी मदद आपके तहत, अपने सोर्स के तहत ही किया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा सख्त ज्यादती है बीट रिपोर्टर्स के साथ। अगर क्राइम रेशो की बात की जाए, क्राइम रेट्स की बात की जाए, तो क्राइम रेट जो है वो पिछले साल से के ही बराबर है। अगर आप देखें मुतफरिक जो चोरी की वारदातों से अगर बात की जाए तो पिछले साल 82,747 थी, और अभी जो 38,254 मुतफरिक चोरी की 2026 की वारदातें हैं। अगर अगवा बराए तवान के केस की बात की जाए, कत्ल की बात की जाए, तो कत्ल के हवाले से 297 जो कि 2025 में केस रिपोर्ट हुए थे, और इस साल 2026 में 137 अभी तक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो बात देखने में आती है क्राइम जहां से हम लोग मैयर करते हैं वो होते हैं असलहा के जोर पर चीजें छीनी जाना। वो इस वक्त जो 2025 का जो डाटा है उसमें 3,581 जो है वो जो केस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 2026 की अगर बात की जाए तो अभी तक 726 केसेस हैं। जहां पर लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि हम अप एंड राइट तरीके से काम कर रहे हैं। DIG ऑप्स जो है वो फैसल कामरान डेली बेसिस पर अपनी ऑफिस में जो खुली कचहरी लगाते हैं, 2-3 घंटे वो खुद सुनते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि वाई पीपल आर कमिंग इनटू हिज ऑफिस इंस्टेड गोइंग टू द पुलिस स्टेशंस। अब उसमें पुलिस स्टेशंस में अगर इंसाफ मिल रहा हो, पुलिस स्टेशन में अगर रिपोर्ट केसेस जो अगर रिपोर्ट हो रहे हो,
तो पीपल डोंट नीड टू कम इनटू द डीआईजी ऑफिस। थैंक यू सो मच कैसर इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लाहौर की सूरत हाल से थे क्राइम की इस वक्त जो शरह है। मैं बढ़ूंगी ताहिर आलम साहब आपकी जानिब। ताहिर साहब, ओवरऑल जो इस वक्त हम देख रहे हैं, एक तरफ लाइक आई मेंशन्ड कि पुलिस जो है वो हमें बताती है कि जदीद टेक्नोलॉजी, निगरानी के निज़ाम, ऑपरेशंस के ज़रिए कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई है, बड़े क्लेम्स हमें नज़र आते हैं। दूसरी तरफ हमें इस किस्म के इंसिडेंट्स हैं जिसमें बतदरीज इजाफा नज़र आ रहा है, और कोई माँ, जिस तरह ज़मान साहब भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जब कोई ऐसी किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो सरफेस ना कर रहे हो। आपको लगता है ताहिर आलम साहब कि द सिचुएशन पुलिस की जो कारकर्दगी है दैट हैज इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम, या इट हैज गॉन डाउन? ये जैसा कि मेरे दो क्राइम रिपोर्टर भाइयों ने कहा कि पुलिस की कारकर्दगी जो है क्राइम के हवाले से जांचने का जो तरीकाकार बहुत पुराना चला आ रहा है, वो यही है कि हम पिछले साल के क्राइम को मौजूदा साल के क्राइम से कंपेयर करते हैं। उस हवाले से देखा जाए तो क्राइम में कुछ कमी है, और अगर किसी एरिया में कुछ ज्यादती भी है तो उसके बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और पंजाब में खास तौर पर जो ये पुलिस मुकाबलों का ट्रेंड रहा है उसने काफी हद तक क्राइम को डाउन किया है। इस्लामाबाद में पुलिस मुकाबलों का ट्रेंड उस तरह का नहीं है, लेकिन बहरहाल पंजाब में जब क्राइम डाउन होता है तो उसका इस्लामाबाद में भी फर्क पड़ता है। अब रह गया इस तरह के वाकयात जिसमें ये बड़ा सनसनीखेज वाकया है, जिसमें एक ग्रुप कैप्टन साहब शहीद हो गए एक बच्ची को बचाते हुए। तो इस तरह के वाकयात जो हैं, या जो लाहौर में वाकया हुआ रजा डार वाला, इस किस्म के वाकयात जो है पुलिस की तमाम कारकर्दगी पर पानी फेर देते हैं, और पुलिस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मैं समझता हूँ कि जिन दो ममालिक की वो ख़वातीन है और बाकी इंटरनेशनल दुनिया भी, उनमें पाकिस्तान का कितना बुरा इमेज किया होगा। तो ये अपनी जगह एक फैक्ट है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जनरली तौर पर क्राइम को देखें और हर क्राइम हम सीनियर ऑफिसर्स की तरफ ना डाल दें, और सीनियर ऑफिसर्स को भी पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि वो अपने SHO से, अपने DSP से, अपने थानेदारों से काम लें। और जैसा कि लाहौर के हमारे भाई ने कहा कि खुद तैयारियां करना और अपने पास ही तमाम लोगों को बुला लेना, ये उस सूरत में बुलाएं जब नीचे बात ना सुनी जाती है, और जब बुलाएं तो फिर नीचे वाले को सजा दें कि ये बंदा तुम्हारे पास आया था, तुमने इसकी दरखास्त पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल्कुल, और कुछ चीज़ें जो सामने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई, मैं ताहिर साहब आपसे वो भी जानना चाहूँगी, बट उससे पहले मैं मियां दाऊद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। मियां दाऊद साहब, आप ओवरऑल ये जो क्राइम रेट को नीचे लाने के लिए CCD को इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से ओवर द टाइम रिपोर्ट हुए हैं केसेस भी, तो इस पूरे दौरान बताया जाता है कि 1100 के करीब अफराद जो है वो मारे भी जाने के अदाद शुमार जो है वो सामने आ चुके हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि सूरत हाल कितनी मजीद बिगड़ी है, या आपके ख्याल में क्राइम रेट को कम करने के लिए ये इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो CCD को इस्तेमाल करना वाज द राइट अप्रोच? दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी शहरी को, किसी भी फोर्स को मावरा अदालत कत्ल करने का लाइसेंस इस बुनियाद के ऊपर नहीं दिया जा सकता कि किसी शख्स के ऊपर एक मुकदमा है, एक से ज्यादा मुकदमात हैं, या उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री और रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। देखिए, आज CCD की वजह से या किसी एक फोर्स की वजह से क्राइम कम हुआ भी है या हुआ भी होगा, तो क्या ये किसी मुल्क का या किसी मुआशरे के लिए एक जामिया, मुहज़्ज़ब और तवील मुद्दती तरीकाकार है? अगर कल CCD खत्म हो गई तो इसका मतलब यह है चोरी डकैती जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी, रेप के और कत्ल के वाकयात जो है वो दोबारा होने लग पड़ेंगे। ये मसले का हल नहीं है। आज अगर वक्ती तौर के ऊपर चंद आप 1100 बंदे को कत्ल करने के बाद ये समझते हैं कि लाहौर जैसे शहर के अंदर या पंजाब के अंदर कहीं चोरी डकैती और कत्ल के वाकयात कम हो गए हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर आप रेशियो उठाकर देख लें तो जो संगीन जराइम में मुलव्वस लोग हैं, मंशियात फरोश जो हैं, उनमें से आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें और पूछें इनसे कि कोई एक ऐसा बड़ा मंशियात फरोश पकड़ा गया हो, मारा गया हो, जो एक शहर में, 2 शहर में या 10 शहरों के अंदर सप्लाई करता है। आज भी लाहौर के पोश इलाकों के अंदर, पंजाब के पोश इलाकों के अंदर मंशियात की सप्लाई जारी है। जो बड़े डीलर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर आपने छोटे मोटे लोगों को पकड़ के मार के अपनी किसी ओहदे की क्रिएशन को जस्टिफाई कर लिया है, तो ये आप
अपने आप को या जो हुक्मरान तबका है उनकी नफसियाती तसल्ली तो कर सकते हैं, इससे कोई क्राइम रेट कम नहीं हुआ। तो मियां दाऊद ना साहब, आपको इसको क्योंकि हमें एक तरफ से हुकूमत की जानिब से ये मुसलसल सुनने को मिलता है और फिर हमने उनके एक्शंस भी देखे, बड़ी लेजिस्लेशंस, कानून साजी के क्रिमिनल लॉज जो है वो बड़े सफिशिएंट हैं, वीकर जो है वो इन्फोर्समेंट है, ऐसा ही है? पुलिस की जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है और जो प्रोसिक्यूशन का निजाम है वो इतना नाकस है कि उसकी बुनियाद के ऊपर मुल्जमान को ज्यादा देर के लिए जेल में रखना या उनको सजा देना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुलिस हमेशा से ही डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करती है। ये ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। मैं नूर मुकद्दम केस का हर जगह के ऊपर हवाला देता हूं कि पाकिस्तान की पुलिस ने इंतहाई म्यारी तफ्तीश की और इंतहाई म्यारी तरीके से एविडेंस कलेक्ट किए, जिसका नतीजा ये निकला कि ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो मुल्जिम की सजाए मौत जो है वो बरकरार रही। ये इस बात का सबूत है कि पुलिस के पास ये अहलियत है कि वो इंतहाई म्यारी तफ्तीश कर सकती है, लेकिन अक्सरियत जो है वो अब बदनीयती का मुजाहरा करती है। बदनीयती का मुजाहरा करने की वजह से वो मुकदमात की ठोस तफ्तीश नहीं करती और प्रोसिक्यूटर जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अदालत को जो तयशुदा कानूनी असूल हैं उनकी खिलाफवर्जी की बुनियाद के ऊपर मुल्जमान को जो है वो छोड़ना पड़ता है। ये सारा का सारा निजाम और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन के ऊपर आयद होती है। आप कभी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया नहीं देखेंगी या सुनेंगी जिसके अंदर किसी मुल्जिम के खिलाफ बड़ा सख्त, ठोस और क्वालिटेटिव किस्म का चालान जो है वो जमा करवाया गया हो, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उसको बरी कर दिया गया हो। तमाम जितने भी आप मुल्जमान की बरियत के फैसले उठाकर देखेंगी, उसके तमाम फैसलों के पीछे जो वजह लिखी गई होगी वो पुलिस की डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन लिखी गई होगी और पुलिस का डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो लिखा गया होगा। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ताहिर आलम साहब, जो गुज़िश्ता रोज डीआईजी साहब ने भी, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात उन्होंने तस्लीम की कि जो एसएचओ साहब थे वो एक मजिस्ट्रेट के घर में रात 1:30 बजे वो दाखिल होते हैं, ज़बरदस्ती दाखिल होते हैं। वो कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, कॉल नहीं मिली, लेकिन मजबूरन जो है वो उनको दाखिल होना पड़ा। और फिर लड़कियों का जो आपको पता है कि 164 का बयान जो है उसको लेने के हवाले से वो एक प्रेशर क्रिएट करने की बात सामने आई। सो उसके नतीजे में डीआईजी साहब ने ये बात मेंशन की कि जो ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर सस्पेंशन से काम चल जाएगा या कोई सिवियर पनिशमेंट आपके ख्याल में होनी चाहिए, और कि पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने अख्तियार ट्रेस पास करके एक जुडिशल ऑफिसर के जो है वो घर में दाखिल हों, उनको धमकाएं भी या उनको अंडर प्रेशर ला के बयान रिकॉर्ड करवाने के हवाले से? मेरे ख्याल के मुताबिक उसे ये जो उसको सस्पेंड किया गया, बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये मुकदमा और ये सस्पेंशन उन सीनियर लेवल के ऑफिसर के खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने एसएचओ को कहा कि लड़कियों ने जाना है, लड़कियां यहाँ टिक नहीं रही, फटाफट इनका 164 की स्टेटमेंट करवाओ, जाओ मजिस्ट्रेट से राब्ता कायम करो, जाओ मजिस्ट्रेट को उठाओ। ये जो प्रेशर होता है जूनियर ऑफिसर पर, उसने उसे कंपेल कर दिया कि जब मजिस्ट्रेट साहब नहीं उठ रहे थे तो जवाब नहीं दे रहे थे, तो उसने उनका अंदरूनी दरवाजा जो था, गेट के आगे का दरवाजा, वो नॉक कर दिया और उसकी वजह से उसकी सजा देखे उसे कितनी मिली कि उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो सस्पेंड भी हुआ। और वजह क्या थी? वो उसकी कोई जाती मसला था, वो क्या अपनी जात की गर्ज से गया था? मसला ये था कि उन लड़कियों को फौरी तौर पर उनके मुल्क में वापस भेजना था और पुलिस चाह रही थी कि अपने मुल्क में जाने से पहले सबूत कलेक्ट हो जाए, ये 164 की स्टेटमेंट देकर जाए। हम जो ऑफिसर्स हैं छोटे लेवल के, उनके इश्यूज नहीं देखते। एक लाहौर में एक अफसर के पास 150 मुकदमा जेर तफ्तीश है। इतना ज्यादा क्राइम है। पुलिस रूल कहता है कि 300 मुकदमों के बाद एक नया थाना बन जाना चाहिए। यहाँ एक थाने में किसी में 7000 मुकदमे हैं, लाहौर में किसी में 10,000 मुकदमे हैं। तो और वही एक थाने के अफसर जो है उसे डील कर रहे हैं। और फिर जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, कोई मॉब आ जाता है, तो मॉब हैंडलिंग में सारे लग जाते हैं। प्रायोरिटी उस वक्त सब खत्म हो जाती है। प्रायोरिटी क्या है कि कोई ऐसी आवाज ना उठे, कोई हुकूमत के खिलाफ आवाज ना उठे। खबरदार, अगर कोई आपके इलाके से जुलूस निकल आया, जब प्रायोरिटी ये होगी या प्रायोरिटी ये होगी
कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा वीआईपी ड्यूटीज में झोंका जाए, ना सिर्फ हुक्मरानों की वीआईपी ड्यूटी बल्कि हुक्मरानों के आगे रिश्तेदारों की भी ड्यूटी के लिए झोंका जाए, तो फिर इसी तरह के नताइज पैदा होंगे। दाऊद साहब बड़े माशाल्लाह मजे हुए वकील हैं, इनकी मैं बात से एग्री करता हूं कि पुलिस मुकाबले जो है ये क्राइम को कंट्रोल करने का कोई हल नहीं है। हमें सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, हमें पुलिस की का इन्वेस्टिगेशन का मेयार भी ठीक करना होगा, पुलिस की ट्रेनिंग भी ठीक करनी होगी, प्रोसिक्यूशन को भी ठीक करना होगा, और इसके साथ साथ हमें अदालतों को भी ठीक करना होगा। मैं अभी इस्लामाबाद में अगर पुलिस के पास, पूरी पुलिस के पास इस्लामाबाद की 2000 मुकदमे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अदालतों में 15,000 मुकदमे जो हैं वो ज़ेरे समात होंगे। अदालतें जो हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अदालतें जो है उनके ऊपर बर्डन बहुत है, लेकिन अगर पुलिस वाले 24 घंटे काम कर सकते हैं, रातों को काम कर सकते हैं, तो अदालतें क्यों नहीं दिन रात काम करके मुकदमों को निपटाती? अदालतें क्यों डेट पर डेट देती हैं, और क्यों वकील साहबान जो है वो एडजमेंट लेते हैं? वो क्यों जब गवाह आ जाता है तो उस पर जिरा क्यों नहीं करते, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? तो इस सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी खराबियां हैं, पुलिस में भी है, अदलिया में भी है, वकला में भी है, हर एक में है ये खामियां जिन्होंने इस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर रखा है। राइट। मैं और आपको याद होगा ताहिर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो DI खान के जेल के विजिट का भी हवाला दिया था, जहां उन्होंने कहा था डेथ रो के एक इनमेट से जब उन्होंने सवाल किया कि पीने का साफ पानी चाहिए, खाना चाहिए, खुराक चाहिए या कोई सेहत की सहूलियात चाहिए, तो जो कैदी था उसने कहा कि मुझे पीने का साफ पानी या खुराक या सेहत की सहूलियात नहीं, बल्कि मेरी जो अपील है वो 2017 से पेंडिंग है, उसी का फैसला कर दिया जाए। जमान साहब, ये करंट ट्रेंड्स अगर जिस किस्म के हमें शरह नज़र आ रही है, ये अगर कंटिन्यू करते हैं तो जो पब्लिक सेफ्टी है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसके लिए आपको इम्प्लीकेशंस क्या नज़र आ रहे हैं? मैं यही सवाल अपने एक्सपर्ट्स के लिए भी लेकर जाऊंगी कि उससे फिर आगे होता हुआ क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि मीडिया भी बहुत टाइम एंड अगेन जो है वो आवाज़ उठाते हैं। हमारे सहाफ़ी जो कोलीग्स हैं उन्होंने भी कुछ पुलिस की जानिब से ट्रीटमेंट इस किस्म के, आपको मतीउल्लाह जान साहब के केस का भी हवाला मैं देना चाहूँगी, इस किस्म के जब सरफेस करते हैं तो इससे एक बहुत ही ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ता है। सो उसको दूर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो वो एक अलग सिनेरियो, अगर स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस को देखते हैं तो उसमें इस्लामाबाद पुलिस ये दावा तो करती है कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसमें वो बाकायदा तौर पर सेफ सिटी का हवाला देते हैं, अपनी टीमों का हवाला देते हैं, और जितने उनके विंग्स बने हुए हैं उनका हवाला देते हैं। लेकिन जब हम इस्लामाबाद के शहरियों की सूरत हाल को देखते हैं तो इस्लामाबाद के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आते हैं, और इस्लामाबाद के शहरी जो है वो शिकायत भी करते हैं कि हमारे जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर जो है गश्त नहीं है, सर्विलेंस नहीं है, और फिर जो थानों का एक माहौल बना हुआ है उसमें आप देखें तो जो आम पब्लिक है वो खौफ खाती है कि मैं थाने में जाऊंगा तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और हमारे कोई भी IG आते हैं तो वो ये भी दावा करते हैं कि हम फ्रेंडली पुलिसिंग करेंगे और पब्लिक के साथ हम जो है फ्रेंडली चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। और यहाँ तक कि अब तो मीडिया के बेचारों की भी ये सिचुएशन बन गई है कि मीडिया आवाज़ उठाता रहता है लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं होती है। मतीउल्लाह जान का आपने हवाला दिया, बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनमें बहुत सारी आवाज़ें तो उठती हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। और जो मैंने आपको गुज़श्ता 1.5 साल का हवाला दिया, अगर इस्लामाबाद पुलिस के अफसर या जुर्रत का मुजाहरा करें तो डाटा ओपन करें, हर रोज़ कितनी वारदातें होती है डाटा ओपन करें, उससे उनकी बेहतरी होगी। जब आप डाटा ओपन नहीं करते, आप उसको मख्फी रखते हैं, तो बाज़ औक़ात मैं हूं, कोई XYZ है, वो कोई गलत रिपोर्टिंग भी कर सकता है। तो हमने बारहा इस चीज़ को उठाया है कि आप लोग डाटा ओपन करें और उससे जो है वो बेहतरी आएगी, आप लोगों को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन डाटे को ओपन नहीं किया जाता, सिर्फ ये खौफ है कि क्राइम रेशो जो है उसका पता चलेगा कितना बढ़ गया है, तो इससे हमारी जग हंसाई होगी। राइट, थैंक यू सो मच ताहिर आलम साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। साबिक IG इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट मियां दाऊद साहब, सीनियर माहिर कानून, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। और जमान मुगल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इस्लामाबाद, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हमें इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं आप वज़ीर आज़म के, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में जो गुज़िश्ता रोज़ का इंसिडेंट है जिसने पूरे मुल्क की फ़िज़ा को सोगवार कर रखा है, ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत, और जिस तरह से एक जुर्रत का और जो कुर्बानी उन्होंने दी है खातून को मुबैना अगवा से बचाने की कोशिश में, लेकिन ये जो सानिया जिस तरह से सरफेस हुआ,
एक जो मुल्जिम है, मुसल्लह मुल्जिम, जिस तरह से वो दिन दहाड़े असलहा लेके घूम रहा है, किडनैपिंग की कोशिश करता है, ये हमें क्या बता रहा है? और जो बढ़ती हुई जराइम की शरह है बिलखुसूस वफाकी दारुल हुकूमत में, ये हमें क्या बता रही है इख्तियार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो ट्रिब्यूट है, खराज अकीदत है उस ग्रुप कैप्टन को, उस बहादुर सपूत को, जिसने अपनी जान पर खेलते हुए राह चलते एक पराई लड़ाई, जो एक निजी लड़ाई थी, उसको अपने सर ले लिया और उसने खातून की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के जाम शहादत नोश किया। अल्लाह उनका सफर आखिरत आसान करे और रोज़ महशर आमीन। उनको शुहदा की सफ में जो है जो खड़ा करके उनके लिए और उनके लवाहिकीन के लिए और पूरी कौम के लिए बाइस फखर जो है उसको गुजार दे और बना दे। आमीन आमीन। अब आगे जो बात है, आपने जो बात की, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सिर्फ रॉबरी के, कतल कलामी की माफी, लेकिन स्नैचिंग, चोरी, रॉबरी 2600 इंसिडेंट सिर्फ 2026 में रिपोर्ट हुए हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें वाशिंगटन में भी होती हैं, ऑल्दो इट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, But that's no justification, इख्तियार साहब। मैं तो आपको मैंने कहा कि मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं वैसा कहूँ कि वाकयात होते रहते हैं। हाँ, अब हमें क्या करना है, देखिए कौन इसको डिनाई कर सकता है? असला के नॉन प्रोहिबिटेड बोर असला के लाइसेंस आपने लोगों को दे रखे हुए हैं। हाँ। मेरे ख्याल में आपके घर में भी कोई ना कोई असले का लाइसेंस तो होगा ही, नहीं किसी नहीं, के वैसे पास नहीं तो है। होगा। अगर नहीं है तो लाए 2-3 आपको भी बना के दे देते नॉन प्रोहिबिटेड बोर के। अच्छा, गैर ममनुआ बोर लाइसेंस का असलहा रखने का मतलब ये होता है कि ये आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। अब बगैर लाइसेंस का असला अगर कोई रखता है तो वो, अगर चाकू भी है तो वो जुर्म है, अगर बंदूक है या पिस्तौल है तो वो तो बड़ा जुर्म हो गया। असला लोगों के पास है। अगर हमारी मुसीबतों से जो आसपास हमारे मंडला रही है, टीटीपी जैसी, बीएलए जैसी, बीआरए जैसी, खैबर पख्तूनख्वा में तो लोगों को बाकायदा असलहा गैर लाइसेंस याफ्ता रखने के लिए एक वक्त में इजाजत दी गई थी कि आप अपनी हिफाजत के लिए असलहा रख सकते हैं। इवन अभी भी ऑफ द रिकॉर्ड जो है, तो उन एरियाज में जहां पर शोरिश है तो वहां पर कहते हैं कि आप अपना असला बगैर लाइसेंस के भी अपनी हिफाजत के लिए राइट। बट इख्तियार साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि ये जो क्राइम रेट है, ये इंसिडेंट्स हैं, इसमें कमी जो है आपके ख्याल में कैसे आएगी? पुलिस एक तरफ दावा करती है कि जी कारकर्दगी बहुत हमारी मिसाली कारकर्दगी है, हाउएवर जब ये जराइम की शरह में इजाफा नजर आता है, इससे एक मैसेजिंग होती है कि जो जराइम पेशा नासिर हैं, जो मुजरमान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, और वफाकी दारुल हुकूमत में ये सब होना। सवाल मेरा ये है कि क्या आपके ख्याल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो कहीं पुलिस की प्रोफेशनलिज्म में आड़े नहीं आ रहा कि आप तरजीहात जो है वो किसी और तरफ लगा के ये तमाम क्राइम रेट जो है वो उसमें मुसलसल बतदरीज इजाफा नजर आ रहा है, विच इज अलार्मिंग? बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस फोर्स के अपने जो जवान होते हैं, उनके जो अफसर होते हैं, जो आईजीज होते हैं, भले वो मेरी सिफारिश पर आए, आपकी सिफारिश पर आए, किसी और की सिफारिश पर आए, दे आर प्रोफेशनल पीपल। उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, उन्होंने ओथ लिया होता है, उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी, उन्हें अपना काम करना होता है। अब जहां तक हमारे प्रेजेंट जो हमारे आईजी साहब हैं इस्लामाबाद के, तो मेरे ख्याल में आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट हिम कि उसने बहुत हद तक क्राइम्स को कंट्रोल कर लिया है। अगर मैं थाना वाइज बताऊं आपको, डिवीजन वाइज बताऊं कि जितने इस्लामाबाद के जोन्स बना के उसके अलग-अलग एसपी रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से, ऑल्दो मुझे पर्सनली आईजी साहब से इख्तिलाफ है, मेरी कुछ उनसे गिले शिकवे हैं, अच्छा, कुछ हो सकते हैं और वो हैं भी, लेकिन उसके बावजूद व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी ऑफ इस्लामाबाद, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने काफी हद तक, अगर आप क्राइम रेशो को और ऐसे जराइम को देखें जिस तरह माजी में होते थे, उसकी निस्बत इसकी रेशो कम होती जा रही है। ये अब पर्टिकुलर केसेस जैसे नूर मुकद्दम का केस था, अब मुझे ये बताइए, वो इंडिविजुअल्स के बीच में हुआ एक मारूफ जमाना वो केस है। ये केस आप देख लें तो ये भी एक
एक इंसिडेंट है, इट हैपेंस, इट कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी हो सकता है, बट दिस डजंट मीन कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहेगी। एक बात मैं अपनी आपको बताता हूँ, बीइंग द सिटीजन इन द इस्लामाबाद, हम सबका जो है तो सेकंड होम है। अगर थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, थोड़े से ये शरारती तंजीमें जो है ये आराम से बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमें डीवेपनाइजेशन की तरफ जाना होगा। कि जितना भी असला है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर लोग अपनी हिफाजत के लिए बंदूक, पिस्तौल और चौकीदार नहीं रखते, हमें उस तरफ जाना होगा। और लेकिन इस तरफ जाते हुए जो है ना, सबसे पहले अमन अक्रॉस द कंट्री ये बहाल हो और रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हो, तो उसके बाद मेरे ख्याल में उस तरफ जाना चाहिए। जितने लाइसेंसेस हैं, मैं नहीं, आई डोंट बिलीव इन इट कि डाला कल्चर, क्लाशनिकोव कल्चर और ये बड़े बड़े लोग जमींदार और जो बिजनेस टाइकून होते हैं जो अपने साथ फिराते हैं, इसको नहीं होना चाहिए। राइट इख्तियार साहब, अब जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक तरह से जो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है वो सियासी फ्रंट से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो दीगर हमें शोबों पे नज़र आता है। ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत से मुज़ाकरात अभी उसकी पेशकश की हद तक ही हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होता कि अगर बातचीत हो जाती, हाथ मिलाते, सियासी मसाइल का हल ऐसा तरीके से हल होना चाहिए। क्यों नहीं वजीर आजम साहब की ऑफर से आगे बात बढ़ रही है? देखिए अलीना, वो तो हाथ मिलाने की बात करते हैं, हम तो गले मिल लेंगे। हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, ना हमारे जज्बात में, ना हमारे खुलूस में। लेकिन ये सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीचेस की हद तक, टीवी टॉक शोज में स्टेटमेंट्स की हद तक ही नजर आ रही है। कमेटी बनी हुई है, स्पीकर की सरबराही में। अब मुझे ये बताइए क्या करे, कोई डोली भेजे, बारात भेजे, क्या नहीं, वो कह रहे हैं न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब कर लेना। आप जाए ना, स्पीकर के पास बैठे, वेन्यू भी इंतखाब हो जाएगा और मेन्यू का इंतखाब भी हो जाएगा। अच्छा, दोनों इंतखाब हो जाएंगे। सब चले तो सही, अच्छा तो सही। लेकिन अगर आप रूठी बेगम की तरह ना हर वक्त आपके वो जो है ना, वो चादर और बुर्का जो है वो अपने हाथ में होके बस मैं मैके जा रही हूँ, ऐसे नहीं होते, ऐसे मुज़ाकरात होते नहीं। मेरे ख्याल में जो बैरिस्टर गौहर साहब नहीं बताना चाह रहे, आपको भी पता है, मुझे ही पता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब की जमात में कोई ऐसा बंदा नहीं है बिकॉज कि वो आए और वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे, बिकॉज इस पार्टी को चलाती इनकी सोशल मीडिया है, इसका कोई लीडर नहीं है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, इसमें वो उनके पार्टी के बानी ने इंतखाब कर लिया है ना, चकजई साहब का। चकजई साहब के साथ आप मुज़ाकरात कर लें। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए ये बातें, उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। उनकी जमात को ड्राइव करती है उनकी सोशल मीडिया पॉलिसी, वहां से बनती है। जो बंदा मुज़ाकरात की मेज पर जाएगा उसकी माँ बहन एक कर देंगे, उनको गालियां इतनी दे देंगे कि आपकी सोच है। तो वो पार्टी थोड़ी है, ये जमात थोड़ी होती है, उसमें कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। तो सीधी बात करें कि आपके पास खुद इख्तियार नहीं है मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए, बैठने के लिए। यू डोंट हैव एनी, भले आपके पास एजेंडा शायद हो, लेकिन आपके पास न विजन है, ना आपके पास इख्तियार है। पर इख्तियार साहब, हुकूमत के पास इनको क्या ऑफर करने का इख्तियार है? क्या ऑफर करेंगे? मैंने तो आपने वेन्यू का कहा, मैंने मेन्यू का भी कह दिया। नहीं, हुकूमत आगे बढ़ के जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, लेट्स से अगर पीटीआई आ भी जाती है स्पीकर के पास, तो फिर आप उनको एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या ऑफर करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा खाना भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। नहीं, बिसाइड्स दिस, वो मुलाकात की डिमांड जो मुसलसल कर रहे हैं इतने हफ्तों से, इतने महीनों से, मुलाकात आप इंश्योर करवा सकते हैं? मेरी बात सुने। मुलाकात तो हमने इंश्योर करा दी। मैंने आपको बजट से पहले कह दिया था कि इनकी बजट के बाद मुलाकात होगी, तो इनके पास तो न्योता आ गया। बैरिस्टर गौहर ने उसकी तस्दीक भी कर दी कि बैरिस्टर सैफ के पास पैगाम आया हुआ है, लेकिन किसी ने उसको जाने दिया। बैरिस्टर सैफ उसको कहते हैं कि आप चले जाएं, अलीमा बाजी कहती मत जाए। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि आप चले जाएं, और सोहेल अफरीदी उनको कह रहे हैं कि आप ना जाएं। तो अब मुझे ये बताइए कि जिनकी अपनी जमात का आलम ये हो, कंफ्यूजन है, आप समझते हैं, मुज़ाकरात पर कैसे आकर बात करेंगे? हम तो मैंने तो आपको कह दिया कि वेन्यू और मेन्यू दोनों के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन ये
कुछ बने ना, अब दिखाए ना, आए जरा मैदान राइट। में सो बैठे। हुकूमत का ख्याल है कि ये स्पीकर के पास आए और उधर से आगे हुकूमत के पास इनको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। बट Definitely. इख्तियार साहब, मुझे अब जरा आपसे क्विकली पूछना है, देन आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने बड़ा दो टोक ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं करप्शन के लिए अब जीरो टॉलरेंस है और अगले 3 माह के अंदर अंदर उन्होंने उनका जो एक घड़ी है वो उसकी टिक टिक जो है वो शुरू हो चुकी है। वो कहते हैं किसी भी सतह पर करप्शन, बदउनवानी अब बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम मुतमईन ना हो तो अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं। 3 माह बाद दोबारा कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आप हंस रहे हैं, दी गई हिदायत पर वो कह रहे हैं अमल दरामद की बुनियाद पर सजा और जजा का फैसला होगा। इख्तियार साहब, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अब इस तरह से मुतहर्रिक हो गए हैं सीएम साहब। मारे खुशी के हंस रहा हूँ, और आप भी ये खबर पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। आप भी मैं मुस्कुराई थी, मैं हैरत है मुझे कि आप हंस रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि वो बिल्ली और दूध वाली रखवाली की बातें हैं। अगर एक बंदे का नाम है पतंग, वो है इनका कजन है अफरीदी साहब का, अगर ये सिर्फ एक पतंग को काबू कर लें, उसके तनाव कंट्रोल कर लें, तो मेरे ख्याल में सूबा ठीक हो जाएगा। और अगर वो पतंग को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर डोरी क्या, तो तनावे क्या, तो मांझा क्या, तो सूबा क्या। और ये कॉस्मेटिक ग्लास ओवर जो है ना, ये छोड़ दें। अच्छा। इनसे पहले भी एक वजीर आला थे, वो कहते थे कि जिसने करप्शन की, हंसी मुझे इस बात पे आ रही थी कि जिसने करप्शन की तो आपने सीधे जाके उसको ईंट मारनी है। याद है आपको? तो राइट। सो बहरहाल, सो आपको लगता है कि ये सिर्फ बयान। मैं बताता हूँ, ये नए लतीफे, ये नए ड्रामे, ये सारी चीजें, ये स्क्रिप्ट बनाना, उसको बेचना, और इनकी सोशल मीडिया वहां पर रेडी बैठी होती है उसको बाय करने के लिए, नथिंग एल्स। अच्छा, सूबा जो है ठीक। अमली तौर पर, अलीना शिगरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा अमली तौर पर बैठ चुका है। उसका हेल्थ का निजाम कोलैप्स्ड है, एजुकेशन का निजाम कोलैप्स्ड है, यूनिवर्सिटियां दिवालिया हो चुकी है। आप गवाह रहिए, मैंने आपको टाइम एंड अगेन ये बात बताई कि यूनिवर्सिटियां इट्स अबाउट टू देयर क्लोजर्स, वो बंद होने जा रही हैं। आपका वहां पर अमन इतना ये हाल है कि वजीर आला शाम के बाद अपने घर से बाहर निकल के दिखाए, अपने हल्के में जरा फिर के तो दिखाए। वो वजीर आला होते हुए नहीं फिर सकता। जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, वो टांग को डीआई खान में असर के बाद जरा फिर के तो दिखा दे। तो इनकी रिट ये नहीं है। अस्पतालों का हाल ये है, एक अस्पताल ये 15 साल में बना नहीं सके, एक यूनिवर्सिटी बना नहीं सके। इख्तियार साहब, तो इनका सूबा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बैठ गया है, लेकिन जो मौजूदा आपकी जो हुकूमत है उसके हवाले से जो एक अलार्म बेल जो बजाई जा रही है, फैसल वावडा साहब की भी मैं मिसाल दूंगी और उनकी बात का हवाला दूंगी। उन्होंने कहा फाइलें जो है, स्कैंडल्स आएंगे, फाइलें होंगी, बहुत कुछ सामने आएगा, और फिर आपको पता है एक हाई प्रोफाइल केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है भी। सो हुकूमत को परफॉर्मेंस को लेकर, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कोई खतरा तो नहीं है? कोई मुश्किल वक्त जो मुसलसल लिखा भी जा रहा है कॉलम्स कि मुश्किल वक्त इस हुकूमत का शुरू हो गया है? एक बात आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस वक्त आप अवामी कामों के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वोट करा लें, पब्लिक से पूछ लें, तो मेरे ख्याल में पंजाब इज नंबर 1। मरियम नवाज की कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का आलम आपके सामने है। आप अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ का देखें तो मेरे ख्याल में कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो कोई खौफ नहीं है आपकी हुकूमत को, कोई खौफ नहीं है। हाँ, जहां तक ये वावडा साहब है, एक तो उनको गर्मी में मेरे ख्याल में आपने पहले मशवरा दिया था। हाँ, मैं कहा था वो ठंडी मशरूबात वगैरह पिया करें ताकि ठीक हो जाए, यादाश्त वगैरह वापस आ जाए। दूसरी बात यह है कि वावडा साहब जो है वो भी मेरे ख्याल में अब उनकी यादाश्त सेट हो चुकी होगी कि गुज़श्ता इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके क्या क्रेडेंशियल्स थे और उनकी क्या कारस्तानियत थी, वो वाली सारी फाइलें जो है वो फाइलों के ऊपर पड़ी हुई हैं। अगर फाइलें कभी खुलेंगी ना, वो खिड़की और दरवाजा खुल गया, तो उसमें पहली बारी जो है फैसल वावडा साहब की आएगी। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। राइट। इख्तियार साहब, वक्त की कमी है, बट एक बात आपको ये बता दें कि हमारे लिए, हम
पहली बार हुकूमत में आए हैं ना आखिरी बार आए हैं। इसके बाद फिर भी हुकूमत बनाएंगे, फिर भी बनाएंगे, बिकॉज हम ही हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है ऑन ग्राउंड। पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। राइट, इख्तियार वली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस हवाले से कि जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस बॉयकॉट करने का फैसला है, बहुत ज़्यादा और स्पेशली हुकूमत को ये मौका मिल गया कहने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतहाई कन्फ्यूजन पाई जाती है, पूरी क़यादत जो है वो सेम पेज पे नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, इख्तियारात नहीं है। अब बॉयकॉट के फैसले पे भी काफ़ी एक डिवाइडेड ओपिनियन आपकी जमात के अंदर नज़र आता है, और काफ़ी लोगों ने तो बरमला आके भी इसका जिक्र किया है कि बॉयकॉट जो है, स्पेशली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात की जाए, गौर साहब की, तो गौर साहब ने तो खुद भी बोला है कि अगर बॉयकॉट के फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं कि अगर माहौल जो है वो हमें वो माहौल जो मिलना चाहिए वो अगर हमें मिले। आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? बॉयकॉट करना चाहिए था या खुल के मैदान में उतरना चाहिए था, और जो स्ट्रैटेजी पीटीआई पिछले 2 साल में अपनाए हुए है उसी स्ट्रैटेजी को एक्सपोज करने की हद तक वो सामने लेकर मैदान में आना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इसमें 2 राय पाई जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी थी, उनका ये डिसीजन था बाय मेजॉरिटी, नॉट यूनानिमस बट मेजॉरिटी। अच्छा, ये ब्यूटी है उसकी डेमोक्रेसी की कि आपके पार्टी के अंदर एक डिवाइड जरूर है ऑफ द ओपिनियन, लेकिन मेजॉरिटी रूल्स दैट थिंग। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जब कोई इलेक्शंस होते हैं तो जो मेजॉरिटी होती है वो यूनानिमस नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी होती है, वो लोग जीत जाते। जो मेजॉरिटी में नहीं होते वो एक्चुअली नहीं जीते, लेकिन वो कहते हैं कि ये डिफरेंट ओपिनियन, वो डिफरेंट ओपिनियन। वो बात भी सही है, लेकिन इससे ये भी बात रिफ्लेक्ट करती है सेनेटर साहब कि पीटीआई इज अगेन रडरलेस शिप। आपके जो कप्तान हैं वो जेल में हैं और उनसे मुलाकात की एक्सेस क्योंकि नहीं है, तो लिहाजा पीटीआई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही। देखिए, इस तरह होता है कि हर एक पार्टी के अंदर एक डिसीजन मेकर ऐसे होता है जिसके पास एक किस्म का वीटो पावर होता है। वो हर एक पार्टी के चेयरमैन के पास, या जो उनके जो मेन जो बानी होते हैं या जिन्होंने होते हैं, उनके पास एक किस्म का वीटो होता है। हर एक पार्टी में कोई ना कोई वीटो होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऑफ कोर्स इमरान खान के पास वो वीटो है। व्हेन ही से समथिंग, इवन दो वी मे नॉट एग्री विद हिम, बहुत दफा ऐसे हुआ है कि जब इमरान खान ने कुछ कहा है, जो हमारी सीईसी की मीटिंग होती थी उसमें मैंने 2-3 दफा डिफर किया और मैंने उनके कहने के बावजूद भी वोट उस चीज के खिलाफ दी है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, वो चीज होती है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आप रडरलेस नहीं कह सकते कि क्या है। So, अब अगर सेनेटर साहब एक्सेस नहीं है बड़े महीनों से आपके लीडर के साथ, तो फिर डिसीजन कौन ले रहा है आपकी जमात में? देखिए, मेरी बात सुने, हम कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं ना। कलेक्टिव डिसीजन में जो मेजॉरिटी होती है हम उसके साथ चल रहे होते हैं, उसके साथ हर एक एग्री नहीं करता, लेकिन हम उसके साथ चल रहे होते हैं। दिस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस इज द कलेक्टिव डिसीजन के इलेक्शंस को बॉयकॉट करना चाहिए। इट्स अ मेजॉरिटी, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन जिसमें मेजॉरिटी वोटेड के नहीं करेंगे। उसकी 2 वजूहत है। एक, जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, जिस तरीके से उनका बल्ले का निशान लिया गया, जिस तरीके से उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, जिस तरीके से उनकी वोट की चोरी हुई है, वही चीज फिर हम लोगों ने थ्रू आउट देखी और अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने वो देखी है। फिर अभी जो देखा है, अभी So it doesn't come as a surprise to you, मोमिन साहब। आपके लिए तो सरप्राइज ये नहीं होना चाहिए। आपने मुझे बोल लेने देना अलीना जी, मुझे पूरी बात कर लेने दे, फिर आप जो मर्जी पूछिए, ठीक है? उसके बाद अब आ जाते हैं हम ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है? इसमें देखें कि आपका जो हाई कोर्ट है वो कहता है कि इनको आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करो। अच्छा, हमें बेशक बल्ले का निशान ना मिले, एज पर द इलेक्शन एक्ट 2017 और कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमें हमारे एक बल्ले का निशान हटा सकते हैं, लेकिन पार्टी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी डी रजिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने और फिर अभी यहाँ पे जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने हमें एग्जैक्टली वो किया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब इन चीजों को सामने रखे तो फिर एक बहुत बड़ा ओपिनियन आ जाता है कि
हमको इन्होंने हराना है ही है, 2-3 को जिता के बाकी हरा देंगे और उससे कम से कम पूरे इलेक्शन को लेजिटिमेसी मिल जाएगी। तो इस बेसिस पे नहीं कहा। अब इसका जो ठीक। दूसरा रुख है, लेट्स से मेरे जैसे बाज लोग और या बाज लोग जो भी है वो कहते हैं कि क्यों करना चाहिए। देखिए, आप पॉलिटिकल वॉइड नहीं क्रिएट करना चाहते हो, आप लोग अपने हलकों में जाके करना चाहते हो एंड यू स्टिल वांट टू फाइट टू द एंड एंड यू स्टैंड ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो पहले वाले के हक में जाते हैं, वो इमरान खान ने कहा था कि आप लोगों ने इलेक्शंस का बॉयकॉट करना है। जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का था उसमें ये हुआ था कि हम लोगों ने जैसे बाकी लोगों का था उसमें सबके एक मुश्तरका राय थी कि हम लोग करके देखते हैं, लेकिन हमें उसकी वही चीज नजर आई जो इमरान खान मोहम्मद साहब, जब गौहर साहब कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होती, आखिरी चीज नहीं होती, बॉयकॉट के फैसले पर रिव्यू किया जा सकता है अगर माहौल जो है वो हमें मिले जो मिलना चाहिए, तो यानी कि ये फैसला जो है वो वापस भी लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि माहौल जहां पर आपने खुद कहा कि अब तक नहीं मिला है, तो फिर क्या समझा जाए कि ठोस फैसला है फिर ये बॉयकॉट का? देखिए अलीना जी, बात माहौल का नहीं होता, बात ऑनर की होती है, बात कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, किसी जो एक्ट होता है उसके तहत करते हैं। जब आप उसके अंदर के जो शिके हैं, जब उसकी भी वायलेशन हो रही हो, जब सारी चीजें हो रही हो, तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि बहुत बढ़ के क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके क्योंकि हुकूमत तो समझ रही है मोहम्मद साहब, हुकूमत तो समझ रही है। स्पेशली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का मैं हवाला देना चाहूंगी। उन्होंने तो कहा आप इलेक्शन से फरार का फैसला किसी उसूली सियासत का आपका ये फैसला नहीं है, बल्कि सियासी कमजोरी है। एंड यू बिलीव हिम? नहीं, हुकूमत में वजीर कह रहे हैं, तो मैं तो आपसे आप मैंने देखे ना ये हुकूमत तो कह रही है कि इस वक्त दुनिया में हुकूमत हमें कुछ और बता रही है। दुनिया में जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी कम हो चुकी है, हुकूमत कहती है नहीं हम फिर भी ज्यादा करें। देखिए, दे आर हैबिचुअल लायर्स, ये हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं, हैबिचुअल है। नंबर 2, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जब आप कहते हैं ना कि हरफ आखिर नहीं होता, बिल्कुल इसमें नहीं होता। मैं एक चीज कह देता हूँ ना, इफ दे आर सो ऑनेस्ट कि भाई हम इलेक्टोरल सिस्टम करना चाहते हैं और उसमें पीटीआई को शामिल करना चाहते हैं, भाई मुझे एक बात बताएं, इमरान खान से मुलाकात कराने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अगर आप ये समझते हैं कि यार देखो ये फलाना बंदा जो है ना ये आके गलत बयानी करता है, तो आप उन लोगों को भेज दें जिनका जो जनरली अगर कोई सख्त बात भी होता है, उसी सख्त बात को उसी तरीके से बयान करने की बजाय अल्फाज के चुनाव को बेहतर करके इंसान कुछ और भी कर सकता है। देखिए, मैं पॉलिटिकल स्टांस मेरा जो है ना वो वही रह सकते हैं, अल्फाज के चुनाव मेरे फर्क हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टांस मेरा वही रहता है। बट सेनेटर साहब, आपकी बानी की जो ममशीरा है नौरीन न्याजी साहिबा, उनको मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको मुलाकात की इजाजत मिल रही है, लेकिन परहाप सलीमा खान साहिबा ने रोक रखा है। सो यानी कि मौका जो गवाया जा रहा है उससे तो इंप्रेशन मिल रहा है कि आप लोग के एंड से है। अलीना जी, मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द पॉलिटिकल पार्टी विद द फैमिली। वो फैमिली है, फैमिली में वो 1 को मिलाना चाहते हैं, 2 को मिलाना चाहते हैं, 3 को मिलाना चाहते हैं, कैसे मिलाना चाहते हैं, दैट्स टोटली सेपरेट। वो चाहते हैं वो तीनों की तीनों फैमिली मेंबर्स जो उनके सिबलिंग्स हैं वो एक साथ जाके मिले, विच इज फेयर इनफ, लेकिन वो उनके फैमिली वो है। आप पॉलिटिकल पार्टी देखिए, आप लोग कंफ्यूज करते हैं पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को पीटीआई के साथ। वो दोनों फैमिली पार्टीज हैं, उसमें फैमिली के होना सारी चीजें जरूरी है। हमारे उसमें फैमिली का होना जरूरी नहीं है, हमारे उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का होना जरूरी है। उसमें से आप 2 चुन लेना, 3, 1 बिल्कुल ना करे, 2 ना करे, 3 को जरूर इसलिए करे। वो बात ठीक है, हम बिल्कुल अब अवाम भी कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन अलीमा खान साहिबा को जहां पर टाइम एंड अगेन सामने आके मंगल के हवाले से खुद कॉल देनी पड़ रही हो, पार्टी को एक तरीके से उसके लिए एक लिटमस टेस्ट जो है वो रखा जा रहा हो कि 10,000 बंदा जो है आपने हर मंगल इकट्ठे करना है, सब ने आना है, जो पोजीशन जो पार्टी में जो ओहदेदारान हैं उन्होंने इंश्योर करनी है कि तादाद वो लेकर आए। सो इससे कोई और कंफ्यूज नहीं कर रहा, लेकिन बज़ाहिर तो चीजें आपके सामने फैक्ट्स है। देखिए, ऐसा है कि अलीमा खान साहिबा की ये ख्वाहिश है, जरूर है, होनी भी चाहिए, हम भी उनके साथ खड़े होंगे, जरूर होंगे, लेकिन हमारा जो कमांड आती है वो अलीमा खान साहिबा जो है पीटीआई की
लीडरशिप को कमांड करे। पीटीआई की लीडरशिप से जब कमांड आएगी तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर अलीमा खान साहिबा से आएंगी तो हो सकता है बहुत सारे लोग, क्योंकि इमरान खान ने बड़े ओपनली हमेशा कहा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैमिली पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, तो उस लिहाज से खास तौर पर देखिए इस तरह होता है। तो आप कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा पार्टी की लीडरशिप को बताए और लीडरशिप पर आगे कन्वे करे। बट मोमन साहब, नून लीग के इख्तियार वली साहब थे, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी इज मेजरली ड्रिवन बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का प्रेशर होता है कि जो आपको मुज़ाकरात के हवाले से भी एक जो तजब्जुब का पीटीआई शिकार नजर आती है, वो भी सोशल मीडिया का प्रेशर है कि इनके साथ नहीं बैठना। और अभी भी हुकूमत ऑफर कर रही है, वजीर आजम की ऑफर इज इन प्लेस कि स्पीकर साहब के पास आप लोग आए और स्पीकर साहब जो है वो वेन्यू भी ऑफर करेंगे, एक न्यूट्रल, और मेन्यू भी ऑफर करेंगे। पहले डिफाइन कर ले व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया में आप हैं? नहीं, मैं बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया आप है ना? आप है ना? अच्छा, क्या सोशल मीडिया में बाकी अवाम है? क्या सोशल मीडिया में इख्तियार वली साहब है? क्या सोशल मीडिया में मरियम नवाज है? क्या सोशल मीडिया में नवाज शरीफ है? क्या सोशल मीडिया में इमरान खान है? क्या सोशल मीडिया में बाकी पॉलिटिकल लोग हैं? क्या सोशल मीडिया में सारे लोग नहीं है? ये वही लोग हैं जो बाद में अवार्ड देते हैं। तो सोशल मीडिया में एक्चुअली उनको प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया है पढ़े लिखों का मीडिया, वो लोग अनपढ़ लोगों की पार्टी है, उनके ज्यादातर लोग सोशल मीडिया में नहीं जा सकते, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे उनका एक सिवियर डिसएडवांटेज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे एक सिवियर एडवांटेज है। तो सिवियर एक बैकलैश का भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ता है सोशल मीडिया पे। वो तो नहीं बैकलैश का नहीं है। देखिए इस तरह है कि अब मैं आपके साथ एक चीज पे डिफर करता हूं। आप अपने प्रोग्राम में कहते हैं डॉक्टर हुमायूं टेररिस्ट है। मैं आपका क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो माइक नहीं है ना, आपके पास है। अब उनके पास हुकूमत है, वो जिसको मर्जी ब्लैकलिस्ट कर ले, जिसको मर्जी फोर्थ कैजुअल। अब सोशल मीडिया ही का आप पावर देखिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा कि रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आता है आपकी पार्टी बेस की तरफ से, पार्टी सपोर्ट बेस की तरफ से। आपकी कोलीग हैं सेनेटर मशाल यूसुफजई साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया आज ही, और उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा कि इमरान खान साहब से मुलाकात की कोई आसार नहीं नजर आ रहे। अगेन फिर वो आगे लिखती हैं कि जो लाएअमल है कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा, जिसका कौम को पिछले 8 माह से इंतजार है। सो उम्मीद है कि मंगल को या अडियाला के सामने कोई वाज़ेह लाएअमल सामने आ जाए। आ रहा है लाएअमल कल हुमायूं साहब? देखिए लाएअमल ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बात अब समझ नहीं आती कि लाएअमल से क्या होगा। आपके पास सिर्फ देखिए, आपके पास जो नहीं लाएअमल एज इन के आइदर यू गो फॉर एंगेजमेंट या फिर आप मज़ाहमत करें। सुन ले। मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि जिस मुल्क में अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली रूल करता हो तो चलो मैं मज़ाहमत कर सकता हूँ, लेकिन अगर रूल ना कर रहा हो तो फिर अगर मैं जो ही बाहर निकलूंगा मेरे ऊपर या उन सब लोगों के ऊपर गोलियां चल जाएंगी, या उनके ऊपर टेररिज्म एक्ट्स आ जाएंगे, या उनके ऊपर उन सब को आप लोग क्या कह सकते हैं उसे, ये दहशतगर्द करार दे देंगे, या उनको आप बैन पॉलिटिकल पार्टी कर देंगे, या जो भी है इस किस्म की चीजें कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल आजादी नहीं है। जब पॉलिटिकल आजादी नहीं है तो मैंने उस लिहाज से लेट्स से अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा माइंस बिछी हुई हैं, तो अगर आप उसमें बगैर सोचे समझे भागना शुरू कर दोगे तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया। आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप, और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।